नमस्कार, मैं आशिष त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले आज का बुलेटिन। पाकिस्तान की महिला को नोएडा के एक लड़के से मोहब्बत हो गई। महिला 4 बच्चों की मां है। पुलिस का कहना है कि महिला नेपाल के रास्ते भारत आई थी। यहां दोनों ने रजिस्टर्ड शादी करने की तैयारी कर ली। उससे पहले ही पुलिस ने महिला को, उसके प्रेमी को और प्रेमी के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत पहुंची महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके कथित प्रेमी और प्रेमी के पति को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल ये महिला पाकिस्तान से आई थी और नोएडा में सचिन के पास रह रही थी। दोनों स्थानीय वकील के जरिए रजिस्टर्ड शादी करना चाह रहे थे। कुछ दिनों बाद सचिन के जो फादर थे उन्हें भी इस बारे में पता चला और वो एक वकील से संपर्क किया उन्होंने कोर्ट मैरिज करने के लिए। तभी ये सब सूचना जो है हमें फ्लैश हुई और हमने टीम लगा के इनको गिरफ्तार किया। पुलिस ने महिला और उसके 4 बच्चों का पासपोर्ट, मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। जांच एजेंसियां महिला से पूछताछ कर रही हैं। ये क्लास 5th पास है, बट उसको एलिमेंट्री इंग्लिश भी आती है और कंप्यूटर वगैरह भी और मोबाइल ऑपरेट भी सही से कर लेती है। और इसके पास से इनका हमें मैरिज सर्टिफिकेट मिला है और पाकिस्तान के सिटीज़नशिप कार्ड्स मिले हैं, सीमा के भी और बच्चों के भी, और उसके अलावा पासपोर्ट्स मिले हैं 5 पाकिस्तानी। दरअसल 4 बच्चों की मां पाकिस्तान में रहती थी। इंटरनेट के जरिए इस महिला की नोएडा के सचिन से दोस्ती हो गई। उसके बाद ये उससे मिलने भारत आ गई और फिर यहीं रहने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। 30 जून को दूध व्यापारी से 4 लाख रुपए की लूट हुई थी। लूट की यह घटना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में हुई। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 1,91,000 रुपये बरामद हुए हैं। इन लोगों ने लूट की एक और वारदात का खुलासा किया है। दोनों थानों की, थाना लोनी और थाना लोनी बॉर्डर की टीम, इन्होंने कंबाइंड प्रयास करते हुए इस घटना पे तत्काल रूप से जो भी एविडेंस कलेक्शन थे उनको करना चालू किया। सीसीटीवी फुटेज देखना चालू किए, सीडीआर एनालिसिस किया, हमने टावर डंप किया। तो इस सभी से हमें जो क्लूज प्राप्त हुए उसके आधार पे शुरुआत में ये निकल कर आया कि कुछ सस्पेक्ट हैं वो आइडेंटिफाइड हुए। उनमें से 2 सस्पेक्ट जिनका नाम विक्की और विक्रांत, जो कि जौहरीपुर एक्सटेंशन गोकुलपुरी दिल्ली का रहने वाला है, और योगेश खामा जो कि खेकड़ा बागपत का रहने वाला है। नगर निगम में आज संभव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 2 दर्जन से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं। सबसे ज़्यादा शिकायतें कूड़ा न उठाने और सड़कों की मरम्मत से संबंधित थीं। स्ट्रीट लाइट के खराब होने की समस्याएं भी दर्ज की गईं। सभी समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दे दिए गए हैं। गाज़ियाबाद नगर निगम में आज संभव दिवस आयोजित किया गया। संभव दिवस में तकरीबन 2 दर्जन शिकायतें रजिस्टर्ड हुईं। इनमें से अधिकतर शिकायतें साफ़ सफाई, कूड़ा उठाने को लेकर थीं। इसके अलावा टूटी सड़क बनाने की शिकायतें भी दर्ज कराई गईं। नगर निगम में प्रत्येक मंगलवार को संभव दिवस का आयोजन किया जाता है। आज संभव दिवस में नगर आयुक्त डॉक्टर नितिन गौड़ नहीं थे। शासन से कार्यों को लेकर वीसी में वे मौजूद रहे। संभव दिवस में अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार यादव, चीफ इंजीनियर एन.के. चौधरी, उद्यान प्रभारी डॉक्टर अनुज सिंह, हेल्थ अफसर डॉक्टर मिथिलेश कुमार आदि मौजूद रहे। अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार यादव ने बताया कि जो शिकायतें मिली इनमें से 3 शिकायतों को तत्काल निस्तारित कर दिया गया। बाकी शिकायतों का भी जल्द समाधान किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। इस यात्रा का बाजार पर भी व्यापक असर दिखाई दे रहा है। बाजार पर कांवड़ का रंग चढ़ चुका है। दुकानें कांवड़ से संबंधित सामानों से सज गई हैं। नई नई तरह की टी-शर्ट, गमछे आदि लोगों को लुभा रहे हैं। कांवड़ से जुड़े सामान की लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा की वजह से बसों और ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। विजयनगर से दुधेश्वर नाथ मंदिर जाने वाली सड़क की हालत काफ़ी ख़राब है। यहाँ सड़क पर अनेक गड्ढे हो गए थे। इस मार्ग से बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री और श्रद्धालु निकलते हैं। लोगों ने इसकी शिकायत की थी। नगर निगम अब जाकर चेता है। अब इस सड़क पर गड्ढे भरने का काम शुरू किया गया है।
जस्सीपुरा मोड़ से NH9 तक की सड़क की मरम्मत की जा रही है। कांवड़ मेले को लेकर नगर निगम प्रशासन की ओर से सड़कों को ठीक कराने के लिए गड्ढे भरने का काम शुरू किया गया है। इस अभियान को अब गौशाला अंडरपास पर भी शुरू कर दिया गया है। नगर आयुक्त डॉक्टर नितिन गुण ने हाल ही में इसके निर्देश दिए थे। नगर निगम का दावा है कि दुहाई गांव से लेकर मेर रोड नया बस अड्डा तक सड़क को ठीक करने का काम RRTS कर रही है। राजनगर एक्सटेंशन से लेकर हापुड़ चुंगी और उससे आगे NH9 तक सड़क और सिहानी चुंगी से लेकर अम्बेडकर रोड होते हुए दुधेश्वरनाथ मंदिर और गौशाला अंडरपास से विजयनगर NH9 कट तक का काम निगम प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। नगर निगम के अधिशासी अभियंता फरीद अख्तर ने बताया कि कांवड़ रूट की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। ये था आज का बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। भारत में इन दिनों यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता पर बवाल मचा हुआ है। संभावना जताई जा रही है कि सरकार इसी मानसून सत्र में इस बिल को सदन में रख सकती है। विपक्षी एकता भी UCC के मामले पर टूटती हुई दिखाई दे रही है। कई दल इस मामले में सरकार के साथ खड़े हुए हैं तो कुछ विरोध कर रहे हैं। ऐसे माहौल में उपराष्ट्रपति का बयान आया है जिसको लेकर भी राजनीति गर्म है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समान नागरिक संहिता पर बड़ा बयान दिया है। धनखड़ ने कहा कि UCC को लागू करने का अब सही समय आ गया है। धनखड़ ने UCC पर यह बयान उस वक्त दिया जब वो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के 25वें दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समान नागरिक संहिता पर बड़ा बयान दिया है। धनखड़ ने कहा कि UCC को लागू करने का ये सही समय है। धनखड़ ने UCC पर यह बयान उस वक्त दिया जब वो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के 25वें दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि संविधान के संस्थापकों की UCC पर जो परिकल्पना थी उसे लागू करने का यही सही समय है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देश अपने नागरिकों के लिए UCC को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि संविधान के संस्थापकों के विचारों की प्रतिक्रिया यही थी। अब UCC के क्रियान्वयन का समय आ गया है। इसमें कोई बाधा अधिक देर तक टिक ही नहीं सकती। महाराष्ट्र में NCP टूट चुकी है। बिहार में JDU पर खतरा मंडरा रहा है। भाजपा आशंका जता चुकी है कि बिहार में कभी भी पार्टी टूट सकती है, उसके विधायक पार्टी को छोड़ सकते हैं। टूट बिखराव राजनीतिक दलों के साथ जुड़ा रहता है। ये बहुत पहले समय से होता रहा है। कई दल बने बिगड़े, कांग्रेस कई बार टूटी है। इसके अलावा और भी कई दल हैं जो कई बार टूटे। हम सभी जानते हैं कि NCP को झटका देकर सरकार में अजीत पवार शामिल हो गए। इससे महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। अजीत अपने साथ 40 विधायकों का दावा कर रहे हैं और NCP पर भी, पार्टी पर भी अपना हक जता रहे हैं। शरद पवार भी एक्टिव मोड में हैं। वो कह रहे हैं कि पार्टी को फिर से शुरू करेंगे, खड़ा करेंगे। ये अजीत पवार की पिछले 4 साल में दूसरी बगावत है। इसके बाद पार्टी टूटने कगार पर पहले भी आई थी। लेकिन देश में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनमें पारिवारिक कलह की वजह से टूट हुई। अजीत पवार की बगावत एकाएक अचानक हुई नहीं है। इसके पीछे पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई है। शरद पवार ने हाल ही में अपनी बेटी सुप्रिया सूले और पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया था। शरद पवार के इस फैसले से अजीत नाराज थे। अजीत को पवार ने पार्टी में कोई पद भी नहीं दिया। यही कारण है कि उन्हें बगावत करनी पड़ी। इसके अलावा हरियाणा के दिग्गज नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल भी टूटी थी और इसका कारण भी पारिवारिक विवाद था। INLD के तत्कालीन प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय चौटाला के साथ उनके भतीजे दुष्यंत चौटाला की एक रैली में लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद पार्टी टूटी। ओम प्रकाश चौटाला के जेल में होने के चलते अभय चौटाला पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने दुष्यंत और उनके भाई दिव्य चौटाला को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उसके बाद दुष्यंत चौटाला ने उसी रैली में अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया और यहाँ से INLD टूटकर JJPP जननायक जनता पार्टी बनी। जननायक जनता पार्टी हरियाणा में भाजपा की खट्टर सरकार में सहयोगी है।
यही वाक़या आंध्र प्रदेश में भी हुआ। आंध्र प्रदेश में पारिवारिक अंतर्कलह से पार्टी टूटी थी। दरअसल फिल्मकार एनटी रामाराव ने 1983 में टीडीपी का गठन किया था। इसके 9 महीने बाद ही रामाराव आंध्र के 10वें मुख्यमंत्री बन गए। रामाराव ने ये 1995 की बात थी, तब भी वो मुख्यमंत्री थे। तभी उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी से बगावत कर दी। नायडू के साथ कई विधायक खड़े हो गए और तब रामाराव को कुर्सी गंवानी पड़ी। 1996 में रामाराव का निधन हो गया। इसके बाद चंद्रबाबू ने सरकार से लेकर पार्टी तक अपना वर्चस्व कायम कर लिया। पार्टी की इस टूट को देश का सबसे बड़ा सियासी उलटफेर अब तक माना जाता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव के बीच भी जो तल्ख संबंध थे वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। यूपी की सियासत का सबसे बड़ा घटनाक्रम यही रहा था पिछले दिनों के चाचा भतीजे में बन नहीं रही है। शिवपाल ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी तक बना ली थी। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद चाचा भतीजे साथ आ गए थे। बिहार में भी परिवार की लड़ाई के कारण पार्टी टूटी थी। बिहार के दिग्गज नेता और राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान ने 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया था। इसके बाद वो कई बार बिहार और केंद्र सरकार में शामिल भी रहे, सत्ता में शामिल रहे। 2020 में पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी टूट गई। रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी की कमान उनके बेटे चिराग ने संभाली। लेकिन वर्ष 2021 में पार्टी के 6 में से 5 सांसदों ने बगावत कर दी और बगावत का नेतृत्व रामविलास पासवान के छोटे भाई और चिराग के चाचा पारस, पशुपतिनाथ पारस ने किया था। लड़ाई के बाद दोनों गुटों में पार्टी बट गई और चिराग की पार्टी का नाम लोजपा, तो पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोजपा हो गया। कांवड़ का माहौल चल रहा है, हम सभी जानते हैं। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। आज से हरिद्वार से जल उठ गया है। दूर दराज के जो राज्यों के कांवड़िए हैं वो आज चलना शुरू कर चुके हैं। तो एक वीवीआईपी कांवड़ यात्री की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। मामला भागलपुर का है। यहाँ कांवड़ बहुत प्रसिद्ध एक पर्व है। पिछले कई वर्षों से यहाँ कृष्णा बम अपने गृहनगर मुजफ्फरनगर से भागलपुर पहुँचते ही सरकारी विद्यालय की एक सामान्य शिक्षिका हैं जो एकाएक वीवीआईपी बन जाती हैं। किसी दूसरे कांवड़ के लिए नहीं और नहीं जान पहचान के परिवार वालों के लिए ऐसा होता है। वो वीवीआईपी होती हैं पुलिस प्रशासन के लिए। अब उनके आसपास पुलिस की तैनाती देखकर लोग भौचक्के के रह जाते हैं। एक सामान्य भोले भक्त के वीवीआईपी बनने की कहानी है। इस कहानी की शुरुआत 1982 से हुई। तब एक महिला को लोगों ने डाक बम के रूप में देखा। डाक बम या डाक कांवड़ का मतलब होता है कि गंगाजल उठाने के बाद बिना रुके 105 किलोमीटर की यात्रा करके भगवान शिव को जल अर्पण करें। किसी महिला के लिए ये इतना आसान नहीं था, इसलिए लोग आश्चर्य से कृष्णा को देखते थे। भक्ति की ऐसी शक्ति कि कृष्णा बम सुल्तानगंज से जल लेकर सावन के हर सोमवार को बाबा को अर्पित करने लगी और ये सिलसिला 2022 तक चला, कभी छूटा नहीं। भोलेनाथ की अनन्य भक्त कृष्णा माता बम ने बताया कि पिछले साल ही बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित करने कह दिया था कि अब पता नहीं शरीर आगे उस तरह का काम करेगा या नहीं करेगा, इसलिए 40 साल से जैसे आती रही अब नहीं आऊँगी। डाक बम के रूप में यात्रा स्थगित करने के लिए बाबा बैद्यनाथ से कह चुकी हूँ, लेकिन हर पल बाबा मेरे मन में है, ये कृष्णा कहती हैं। वो कहती हैं कि सावन आते ही मन में वहाँ जाने की भावना तो जाग रही है, लेकिन अब बाबा को दूर से ही नमस्कार है और ये प्रार्थना है कि दूर से ही मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। दरअसल जब ये कांवड़ बम के रूप में यात्री चेक के रूप में चली तो धीरे धीरे लोग इनसे जुड़ते चले गए, इनके समर्थन में आने लगे। उस भीड़ को देखते ही पुलिस प्रशासन को इनकी सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था करनी पड़ी और इसी तरह एकाएक कृष्णा बम कांवड़ यात्रा में वीवीआईपी बन गई। दोस्तों, 4 धाम की यात्रा इन दिनों चल रही है। 4 धाम की यात्रा में शामिल केदारनाथ की यात्रा शुरुआती 2 महीनों में यात्रियों की संख्या में बहुत बड़ा इजाफा, बहुत बड़ी बढ़ोतरी हम लोगों ने देखी थी। लेकिन बरसात का सीज़न शुरू होते ही यात्रियों की संख्या कम होने लगी है। अब तक 70 दिनों में 11 लाख से अधिक यात्री केदारनाथ पहुंचे थे। केदारनाथ में यात्रियों की संख्या बढ़ने से तीर्थाटन और पर्यटन को बढ़ावा मिला है। बद्री केदार मंदिर समिति की आय में भी काफ़ी इजाफा हुआ है।
25 अप्रैल को करोड़ों हिंदुओं के आस्था के केंद्र केदारनाथ मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे। यात्रा की शुरुआत से ही हजारों की संख्या में यात्रियों का हुजूम उमड़ना शुरू हो गया था। 2 सप्ताह तक बर्फ और मौसम खराब रहने के चलते यात्रियों को काफ़ी परेशानियां भी उठानी पड़ी, लेकिन किसी भी यात्री के पैर डगमगाए नहीं। यात्रियों की संख्या बढ़ने का असर शासन प्रशासन पर भी रहा। उनको व्यवस्था बनाने में बहुत मुश्किलें आईं। यात्रा के शुरुआती 2 महीने तक प्रतिदिन जो दर्शन के लिए लोग आ रहे थे उनकी संख्या 20 से 22 हज़ार हो गई थी। इतनी बड़ी संख्या में देखते हुए जब लोग आ रहे थे, यात्री आ रहे थे, तो मंदिर प्रशासन को, मंदिर सेवा समिति को दर्शन का समय बढ़ाना पड़ा ताकि दर्शन करने के बाद ही यात्री वापस जा सके, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। बरसात शुरू होते ही पिछले 1.5 सप्ताह से यात्रियों की संख्या एकाएक कम हो गई है। ये बताया जा रहा है कि जो 70 दिन का आंकड़ा है उनमें 11 लाख यात्रियों ने दर्शन किए हैं। इसमें हेलीकॉप्टर सेवा की लगभग 11,000 शटल, 62,000 यात्री केदारनाथ पहुँचे। शेष यात्री या तो पैदल पहुँचे या घोड़े खच्चर से पहुँचे। अब यात्रा में 4.5 महीने का समय बचा हुआ है। यह आंकड़ा आगे बढ़ भी सकता है, लेकिन फ़िलहाल यात्रियों की संख्या कम है। जो 1 सप्ताह में यात्रियों की संख्या का आंकड़ा आया है वो ये है कि 1 जुलाई को 4,143, 30 जून को 4,671, 29 जून को 6,100, 28 जून को 6,700, 27 जून को 7,788, 26 जून को 7,525 और 25 जून को 6,940 लोगों ने ही भगवान केदारनाथ के दर्शन किए थे। ये था आज का खबरों का पोस्टमार्टम। कैसा लगा तुम उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाज़ियाबाद और उसके आसपास के तमाम ज़िलों की प्रमुख खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल, और विस्तृत रूप से जानकारी लेने के लिए आप पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। आज का पोस्टमार्टम, आज का बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।